नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 12 की। तो लेक्चर नंबर 11 तक आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब लेक्चर नंबर 12 आगे बात करेंगे, जिसमें हम लोग थर्मल हीट कंडक्शन पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहाँ पर आपको सिमिलैरिटीज नजर आएगी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इन थर्मल कंडक्शन। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। एक और सिमिलैरिटी है यहाँ पर अबाउट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, जिसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। और उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग थर्मल कंडक्शन में भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है सिमिलैरिटी विथ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इन थर्मल कंडक्शन। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में तो आपको कम से कम ये 3 तरह के डायग्राम यहाँ पर दिखाए जाएंगे। 5 रेसिस्टेंस का नेटवर्क होगा और उन पांचों रेसिस्टेंस को या तो इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से सजाया जाएगा। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ओके, तो जब 5 रेसिस्टेंस को आप इस तरह से, कोई स्क्वायर है उसके साइड के अलोंग और एक डायगोनल के अलोंग इस तरह से सजा देते हैं, या फिर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसमें देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस को किस तरह से आपने लगाया, या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें आपने रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ा। तो ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन कहलाते हैं। अब इसमें क्या एक खासियत होती है, इस वाले नेटवर्क में खासियत ये हो जाती है कि अगर ये जो आप देख रहे हो आमने सामने का, जैसे कि R1 R4, इन दोनों रेसिस्टेंस का मल्टीपुल R2 इंटू R3 इनके अगर बराबर हो जाए, यही बात यहाँ भी होती है, R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3 और R1 इक्वल टू R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इन रेसिस्टेंसेस की वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको ये आमने सामने का इंटू करके देख लेना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या वो बराबर आ रहे हैं। तो अगर वो बराबर आ रहे हैं तो फिर ये क्या कहलाता है? देन इट इज नोन एज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तब फिर ये जो भी है आपका यहाँ पर एक कंडीशन जुड़ जाएगा, ये बैलेंस वाला, कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड कंडीशन होता है तो फिर उसके क्या फायदे हो जाते हैं? तो इन दिस केस एनालिसिस करके पता चलता है कि जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये बीच का रेजिस्टेंस R5 ये आप बिल्कुल सर्किट से हटा सकते हो। यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, या यहाँ से भी हटा सकते हो। तो रेजिस्टेंस R5 कैन बी रिमूव फ्रॉम द अबव गिवन सर्किट। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फिर R1 और R2 जो होता है ये आपको सीरीज में कंसिडर किया जा सकता है, उसी तरह R3 और R4 भी सीरीज में कंसिडर किया जा सकता है। मतलब कि जो भी करंट R1 के थ्रू जाएगा वो सारा का सारा करंट फिर R2 के थ्रू भी जाएगा, जो भी करंट R3 के थ्रू जाएगा वही सारा का सारा R4 की तरफ जाएगा। R5 में ना इधर से कोई करंट की एंट्री होगी, ना ऊपर से नीचे की तरफ कोई एंट्री होगी। तो R1 will be considered in series with R2 and R3 will be considered in series with R4। तो इस तरह से ये नीचे वाले दोनों सीरीज में, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, यहाँ भी ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, और यहाँ भी आप लोगे तो ये R5 जैसे ही गायब होगा तो ऊपर वाला ये दोनों सीरीज में, नीचे वाले ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, और उस हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। R5 इसलिए सर्किट से हट जाएगा क्योंकि देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R5। इस R5 के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस R5 रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो R5 के अक्रॉस होगा, तो ये पूरी की पूरी वायर P से लेके Q तक की जो वायर होगी, इस सब पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं करता। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस R5 रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक की जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कांस्टेंट, वो हो जाएगी कांस्टेंट, वो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। और इस नाते क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें अक्रॉस R5 तो वो हो जाएगा 0। मतलब जिस पोटेंशियल पर P है उसी पोटेंशियल पर Q है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ। तो R5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो गया तो फिर कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिटेल में पढ़ाई करते हैं, इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस करते हैं, है ना।
लेकिन ये जो फैक्ट है बैलेंसिंग ऑफ हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, इस फैक्ट का हम लोग उपयोग यहाँ थर्मल कंडक्शन के केस में भी कर लेते हैं। तो किस तरह से, आइए देखिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत सारे डायग्राम आपको दिए जा सकते हैं हीट स्टोन ब्रिज के, जिसमें सबसे कॉमन आपका पहला वाला है। तो इसी कॉमन के आधार पर आपका यहाँ पर देखिए, ये रॉड के 5 रॉड लिए गए हैं, है ना, जिसमें से ये 4 रॉड जो आप देख रहे हो R1, R2, R3 और R4, ये चारों के L वैल्यू और A वैल्यू, मतलब इनके डायमेंशन एक जैसे हैं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो एक जैसा है। और एक डायगोनल के थ्रू R5 जिसका थर्मल रेसिस्टेंस होगा, तो ये R1 थर्मल रेसिस्टेंस, R2 थर्मल रेसिस्टेंस, ये सब R3, R4, R5 थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड लिखा जा रहा है। इसलिए R1 की वैल्यू L/K1A। अब मटेरियल अगर अलग अलग है तो इनकी K1, K2, K3, K4, K5 वैल्यू अलग अलग होगी। तो हम लोग अलग अलग K1, K2, K3, K4, K5 लेकर के R1 को कैलकुलेट कर रहे हैं जो थर्मल रेसिस्टेंस है। तो L/K1A, R2 L/K2A, R3 L/K3A एंड R4 L/K4A, इस तरह से ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, एक इंड को थीटा हाई पर, मैंने हाई टेम्परेचर पर रखना है, दूसरे इंड को थीटा लो पर, लो टेम्परेचर पर रखना है। आप जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो काम पोटेंशियल्स के होते हैं, इधर प्लस दिखाया गया हाई पोटेंशियल, माइनस दिखाया गया लो पोटेंशियल, तो उसी तरह से यहाँ पे प्लस, ये जो आप थीटा एच देख रहे हो ये हाई टेम्परेचर हो जाता है, और उधर जो ये वाला माइनस के कोरस्पॉन्डिंग लो टेम्परेचर हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हीट एनर्जी का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर नेचुरली होता है। तो बिल्कुल यही वाला फिगर आप देखो तो यहाँ से मिला सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ भी जो भी थर्मल रेसिस्टेंसेस की वैल्यू हो गई इस तरह से अपोजिट साइड वाले रॉड्स की, मतलब R1 इंटू R4 और R2 इंटू R3 अगर ये बराबर हो जाते हैं, अगर ये इक्वल हो जाते हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहलाएगा। और जो भी नियम यहाँ लागू हुए थे वही सारे नियम यहाँ भी लग जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस क्या देखनी है कि जो थर्मल रेसिस्टेंस है हमारा, उनको हम जरा के टर्म में ले आते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म में ले आते हैं। तो क्या लिखिएगा, R1 की जगह L/K1A, R4 की जगह L/K4A, R2 की जगह L/K2A, R3 की जगह L/K3A। और जब आप ऐसा करेंगे, चूंकि L और A वैल्यू इन 4 रॉड्स की सेम सेम थी, तो यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हुआ, जो बच गया अब 1/K1 K4 एंड 1/K2 K3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ये रिजल्ट दिखेगा, मतलब K1 K4 इक्वल टू K2 K3। तो कहने का मतलब इस थर्मल कंडक्शन में रॉड का कंस्ट्रक्शन जब इस तरह से किया हुआ हो 5 रॉड का, और उसमें अगर K1 इंटू K4 वैल्यू जो भी दिया हुआ रहेगा रॉड का, और K2 इंटू K3 वैल्यू अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर यही वाले सारे नियम उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर इस केस में। तो इन दिस केस फिफ्थ रॉड, जो ये 5वां रॉड आप देख रहे हो, जिसका कि थर्मल रेसिस्टेंस R5 दिया जा रहा है, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एबव नेटवर्क। आप इसको यहाँ नेटवर्क से हटा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रॉड 1 एंड रॉड 2 विल बी कंसिडर्ड इन सीरीज। ये R1 और R2 सीरीज में हो जाएगा, मतलब जो भी हीट फ्लो यहाँ से चलेगा वो टोटल का टोटल R2 में चला जाएगा। R1 के थ्रू जो भी हीट एनर्जी का फ्लो होगा R5 में कुछ भी नहीं जाएगा उसका कोई भी पार्ट, तो जो भी इधर से चला था वो सबका सब R2 के थ्रू गुजरेगा। उसी तरह से R3 के थ्रू जो भी हीट एनर्जी आएगी वो सबका सब R4 के थ्रू चला जाएगा। तो रॉड 1 एंड रॉड 2 विल बी कंसिडर्ड इन सीरीज, रॉड 3 एंड रॉड 4 विल बी कंसिडर्ड इन सॉरी, ये भी सीरीज में हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन करना है हमको। रॉड 3 एंड रॉड 4 विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन सीरीज, ठीक है, ऑल्सो, तो ठीक कर लेंगे। तो रॉड 3 एंड रॉड 4 विल बी कंसिडर्ड इन सीरीज ऑल्सो। तो ये 3 और 4 भी आपका सीरीज में चला जाएगा, और उसके बाद लास्ट में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मतलब R1 प्लस R2 और R3 प्लस R4 ये दोनों फिर लास्ट में पैरेलल हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देयर विल बी नो हीट करंट थ्रू द रॉड R5 के थ्रू अगर पूछेगा कि कोई हीट करंट जा रहा है क्या, तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। R5 के थ्रू कोई भी हीट करंट फ्लो नहीं होगा, ना ऊपर से नीचे ना नीचे से ऊपर। क्यों, क्या वजह होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा रॉड 5 का विल बिकम कांस्टेंट थ्रू आउट।
यहाँ से वहाँ तक जो भी आपका टेम्परेचर बनेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो हीट एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा। तो दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस इंच ऑफ रॉड 5 इज 0। तो रॉड 5 के अक्रॉस अगर टेम्परेचर डिफरेंस पूछे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब रॉड 5 के हर एक पोजीशन पर सेम टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर आएगा और इस वजह से इसमें कोई हीट एनर्जी का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा ये जो भी सारी बातें हो रही है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए है। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि रॉड, किसी भी रॉड का कोई भी सेक्शन हो, उसका टेम्परेचर जो भी होगा वो टाइम के साथ अब वेरी नहीं करेगा और उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितना भी हीट एनर्जी आएगी उतनी ही वहाँ से चली भी जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। नहीं कहा तो अंडरस्टूड मीनिंग होता है वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी आपको छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेगा कि बताइए कि रॉड R5 जो है आप देख रहे हैं, जो PQ वर्टिकल रॉड यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू कोई भी हीट एनर्जी का फ्लो ना हो या फिर इसका टेम्परेचर जो हो वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए थ्रू आउट। जो टेम्परेचर P का है वही टेम्परेचर थ्रू आउट यहाँ Q तक हो जाए। तो ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो हम जवाब में लिख सकते हैं ये वाले रॉड का K1 वैल्यू और ये वाले रॉड का K4 वैल्यू, इनका मल्टीपुल ये वाले रॉड का K2 वैल्यू और ये वाले रॉड का K3 वैल्यू, इनके मल्टीपुल के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो R5 से कोई भी हीट करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और R5 का टेम्परेचर थ्रू आउट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, है ना। हम देखते हैं कि विंटर के सीजन में जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब 0 के भी नीचे, -5 -10, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि लेक वगैरह अगर कहीं भी है तो फिर वो ऊपर में बर्फ जम जाती है ना। तो उसकी स्टडी यहाँ पर हम लोग को करना होता है। तो उसी बात को लिखा गया है कि एज वी नो दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बिकम्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -1 -2 -3 -4 -5 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, तो बिलो 0 डिग्री, देन द फॉर्मेशन ऑफ आइस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ लेक। तो जैसे ही वो बिलो 0 जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ आइस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। एंड द थिकनेस ऑफ सच आइस लेयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने समय में कितना थिकनेस डेवलप करेगा आइस का, कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। तो उसी के बारे में। तो विंटर सीजन में जब टेम्परेचर -0 में चला जाता है, नेगेटिव माइनस में चला गया, मतलब -10 -20 कुछ इस तरह से हो गया, जो बहुत सारे कंट्रीज में आमतौर पर दिखाई देता है, तो वहाँ पर अगर आपका वाटर सरफेस कहीं पर है तो वो ऊपर से क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, आइस का फॉर्म पकड़ लेगा और उस आइस की अपनी एक थिकनेस होगी, थिकनेस लेयर होगी, जो समय के साथ अगर आपका टेम्परेचर है उसी तरह से तो वो टाइम के साथ जो है वो बढ़ता जाता है। टेम्परेचर अगर और डाउन आएगा तो थिकनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जितना ज़्यादा फॉल इन टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका थिकनेस जो है आइस लेयर का उतना अधिक बनेगा। तो उसी के बारे में है यहाँ पर कि किस तरह से थिकनेस का इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर डिफरेंस या सराउंडिंग टेम्परेचर। तो मान लीजिए किसी वक्त सराउंडिंग टेम्परेचर जो है -θ0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में दिखा रहे, मतलब जैसे -5 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री ऐसा कुछ होगा। तो θ0 इज पॉजिटिव वैल्यू और माइनस लगा दिया तो -20 -10 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे। तो इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी ऑब्जर्व दैट द थिकनेस ऑफ आइस लेयर ऑलरेडी फॉर्म्ड इज वाई। मतलब हम किसी वक्त इंस्टेंट आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं तो देखते हैं कि ऑलरेडी वाई थिकनेस जो है आपका बर्फ का ऑलरेडी बन चुका है और उसके नीचे डी वाई थिकनेस, जो छोटा सा डी वाई थिकनेस है वो अब बन रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ तक बन गया और फर्दर जो है और थोड़ा सा थिकनेस जो है उसके नीचे वो बनने जा रहा है। तो डी वाई थिकनेस का बनने जा रहा है, वाई थिकनेस का ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, तो formed is जो already formed is y and dy thickness of ice layer is going to be formed as shown in the figure। ठीक है, आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर प्रिंसिपल की बात क्या होगी, इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, उसको ध्यान देंगे। तो प्रिंसिपल की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो यही बात होगी कि जो लेटेंट हीट जो इस dy लेयर से आएगा, क्योंकि देखिए इस dy लेयर को देखिए ध्यान से, तो अभी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, और नीचे में जो वाटर होगा जो बॉटम के पास होगा वो सब तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इधर तो हीट है, तो 0 डिग्री से इधर तो नीचे में तो हायर हीट है, तो इधर तो हीट फ्लो होगा नहीं, हीट फ्लो जो भी होना है यहाँ 0 से बाहर की तरफ ही होगा। ये नेगेटिव में फॉल इन टेम्परेचर है, तो जो भी हीट फ्लो होगा इस लेयर से वो इस आइस लेयर के थ्रू ही गुजरना होगा। इस dy लेयर से जो भी लेटेंट हीट बाहर निकलेगा, इसको अगर जमना है तो यहाँ से लेटेंट हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो फ्रीज कर सकता है ना। बिल्कुल वही चीज होता है, जैसे कि अगर आपको बर्फ को मेल्ट करना है तो क्या करना होता है, लेटेंट हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो उसी तरह से अगर इसका रिवर्स आप देखिएगा कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो वाटर से लेटेंट हीट हटा लीजिए, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो लेटेंट हीट जितना भी इसके अंदर होगा उसको बर्फ के थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इधर है आपका टेम्परेचर निगेटिव में, तो 0 से नीचे तो इधर है, इधर तो 0 से ऊपर है, इसीलिए ऊपर की तरफ तो हीट फ्लो अपने आप होगा नहीं, तो इधर अपने आप जो भी होना है वो तो लो टेम्परेचर पर होना है इसे, और उस उधर हीट फ्लो होने के लिए क्या होगा, आइस के थ्रू हीट एनर्जी को गुजरना पड़ेगा। तो जो भी ये लेटेंट हीट सप्लाई करेगा ये लेयर, उसको ऊपर के वाई लेयर से होके गुजरना पड़ेगा ऑलरेडी। तो वही बात लिखा हुआ है, द लेटेंट हीट फ्रॉम द dy लेयर हैज टू बी पास्ड या ट्रांसमिटेड थ्रू द y लेयर ऑफ आइस ऑलरेडी फॉर्म्ड अबव। ऊपर में ऑलरेडी जो आइस का लेयर बना हुआ है उससे इसका लेटेंट हीट जो होगा वो पास करेगा। तो मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली यही समझ में आया फिर कि लेटेंट हीट लॉस बाय dy लेयर, ये जो dy लेयर आप देख रहे हो इससे जो भी लेटेंट हीट का लॉस होगा that will be same as heat transmitted through the ice layer y, जो यहाँ से जो चलेगा वही इस आइस लेयर के थ्रू भी ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इसी को अब मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए डेल्टा क्यू हीट जो है यहाँ से सप्लाई हुआ, डेल्टा क्यू सप्लाई हुआ, तो वही डेल्टा क्यू यहाँ से सप्लाई होते हुए ऊपर जाएगा, तो डेल्टा क्यू विल बिकम m इंटू एल एफ। ये डेल्टा क्यू आएगा कहाँ से, तो m इंटू एल एफ, लेटेंट हीट यहाँ से m मास का, मान लीजिए अगर ये dy थिकनेस में m मास है तो m इंटू एल के हिसाब से वो लेटेंट हीट को रिलीज करेगा, तो m इंटू एल एफ हो गया। और इसमें से जो ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रांसमिशन के इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा k ऑफ आइस के थ्रू है, तो k ऑफ आइस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a एंड देन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जितना भी हो रहा है तो वो यहाँ पर डेल्टा थीटा एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, जो भी लेंथ या थिकनेस के हिसाब से ये पास कर रहा है वो लेंथ आ जाएगा, और इनटू टाइम, टाइम से आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी डेल्टा क्यू आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसमिशन का इक्वेशन आपने पढ़ा था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल, तो यहाँ से डेल्टा क्यू मुझे सिर्फ चाहिए, तो ये डेल्टा टी क्या होगा, इधर आकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो के ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू डेल्टा टी, ये आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला डेल्टा टी है। बाकी सारे टर्म्स कहाँ पर क्या है, के आइस आप समझ सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर, आप जितना भी बड़ा आप एरिया ले लो आइस का, लेक का, सॉरी लेक का, तो लेक का मतलब जहाँ पे आइस फॉर्मेशन हो रहा है सरफेस का, तो वही एरिया हो गया। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इस केस में अगर आप देखिए तो कितने का आ रहा है, याद रखिएगा ऐसे सिचुएशंस में जब भी हम लोग लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड से काम चलाते हैं कि कितने का चेंज हो गया, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस थीटा है, तो चेंज कितने का हो गया, तो यही हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ -10 है, तो कितने का चेंज हुआ, 10 डिग्री का चेंज हुआ। लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस माइनस थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो थीटा नॉट मैग्नीट्यूड में उसका चेंज हो गया, समझ लीजिए, जैसे यहाँ तो 0 हो गया और यहाँ -5 है तो 5 का चेंज हुआ, यहाँ 0 है यहाँ -10 है तो 10 का चेंज हुआ, यहाँ 0 है यहाँ -20 है तो 20 का चेंज हो गया, सीधा सीधा। तो उसी को हमने थीटा नॉट डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे बाद में, तो डेल्टा थीटा को थीटा नॉट, और L इक्वल टू थिकनेस ऑफ द आइस लेयर ऑलरेडी फॉर्म्ड, L इसी लेंथ के थ्रू गुजर रहा है, आप कह सकते थे L प्लस L में जो है y प्लस dy रख दीजिए सर, तो dy इज वेरी वेरी स्मॉलर, y प्लस dy इज ऑलमोस्ट y, इसलिए हम लोग L की जगह क्या रखेंगे, ऑलरेडी y रखेंगे। सो थिकनेस ऑफ आइस लेयर ऑलरेडी फॉर्म्ड इज y, तो वही y आपका यहाँ पे जाएगा।
और इस तरफ जो m और lf है उसके बारे में समझ लीजिए। m क्या है, मास ऑफ द वाटर लेयर ऑफ थिकनेस dy। तो ये m क्या है, ये जो वाटर लेयर का जो थिकनेस है ना यहाँ पे, जो कि अभी जिसको आइस बनना है, बदलना है, उसका मास है। तो उसका मास m इज मास ऑफ द वाटर लेयर ऑफ थिकनेस dy। तो dy थिकनेस का है, तो मास लिखना है, कैसे लिखिएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने जो भी लिया हुआ होगा इनटू थिकनेस। तो वॉल्यूम का बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस, काफी जगह काम आता है सिमेट्रिकल सिचुएशंस में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है और थिकनेस इसका क्या है, dy है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आ गया, तो हमने dy उधर लिख रखा है, तो a इंटू dy ये हो जाएगा। और रो हो गई अपनी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी जो भी होती है अपनी, वो अपना रो के रूप में दिया हुआ रहेगा, आपको वो ले लेना है। तो LF क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते थे कि सर वाटर की डेंसिटी और आइस की डेंसिटी तो थोड़ा अलग अलग होता है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो आइस की 0.9 के आसपास होती है। तो वो हम लोग यहाँ पे चूंकि देखिए मिक्स फॉर्म है, ये कुछ आइस भी है, ये कुछ वाटर भी है, तो हम लोग वो मिक्स फॉर्म है तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं ले सकते। वैसे भी ये थिकनेस dy जो होगा ये बहुत बहुत स्मॉल होगा, इसलिए ये थोड़े से चेंजिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आइस का आप डेंसिटी लीजिए यहाँ पे, चाहे वाटर का, वो सेम मीनिंग। तो क्वेश्चन में जो भी डेंसिटी दिया हुआ रहेगा उसको हमको यूज करना है। अगर आइस का डेंसिटी बोलता है कि ये दिया होता है, आइस का डेंसिटी यूज कर लेंगे। नहीं कुछ दिया है तो वाटर का डेंसिटी 1 होता है तो वही यूज कर लेंगे। तो आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जो भी रहेगा आपको वो क्वेश्चन में बता देगा। ठीक है, तो ये रो जो है आपको जो भी दिया रहेगा, आइस का लो या वाटर का लो, सेम मीनिंग यहाँ पर आता है, उसमें ज्यादा वेरिएशन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब उसके बाद LF क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये तो आप जानते हैं पहले से, He कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से होता है। तो अगर m ग्राम है तो फिर उसमें m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 ग्राम के लिए 80, तो m ग्राम के लिए m इंटू 80, तो उस तरह से m इंटू LF आप जानते हैं डेल्टा क्यू बन जाएगा, m इंटू LF। और यही डेल्टा क्यू पास कर रहा है इससे, इस थिक लेयर से, मतलब KI से डेल्टा थीटा बाय L इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, ठीक से अरेंज करके इंटीग्रेट कर देना है। तो ये वाला इक्वेशन तक आप अच्छे से अगर समझ गए तो इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर इसका देखिए आगे का काम करते हैं, यहाँ तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो हम लोग थ्योरी को फिर आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 से था m इंटू LF इक्वल टू के आइस ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू डेल्टा टी, जिसमें हम लोगों को डेल्टा थीटा की वैल्यू रखनी थी थीटा नॉट, है ना, 0 डिग्री और माइनस थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, जो कितना आएगा थीटा नॉट, हमने थीटा नॉट रख दिया। ए हो गया था आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी आप कंसिडर करेंगे इस लेक का, तो वो हो जाएगा। मास की जगह ए इंटू डी वाई इंटू रो लिखना था, वो लिख दिया। LF हो गया, के आइस हो गया, ए आ गया, थीटा नॉट हो गया, और वाई और एल की जगह, एल मतलब ये वाली लेंथ, तो इसकी जगह आपका वाई था तो वाई लिख दिए। और डेल्टा टी को आप इंटीग्रेशन पर्पज से, चूंकि इधर आपने डी वाई का इस्तेमाल किया है तो इधर आप डी टी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा टी को डी टी जरूरत के हिसाब से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है। कि ये हो गया थोड़ा सा लार्ज चेंज, ये हो गया छोटा सा चेंज। तो चूंकि सारे तो सेम नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे छोटा सा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, सेम नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन में आसानी हो, इसलिए डेल्टा टी को हमने क्या किया, डी टी कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो चुका है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो आइस का फॉर्मेशन होगा वो थ्रू आउट होल एरिया पर आपका एक साथ होगा, उसमें आपका छोटा एरिया हो बड़ा एरिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अब जो बचा ये y को देखिए, डी वाई इधर है, तो वेरिएबल है यहाँ पे दो, एक तो y हो गया और एक तो टाइम हो गया, जिसके आगे d लगा हो वो हो गया वेरिएबल। तो एक तो लगा हुआ है y के आगे, एक लगा हुआ है t के आगे, तो ये हो गया dy, ये हो गया dt। अब ये dy है तो y जो भी होगा उसको इस dy के साइड लाना है, तो वहां पर है, यहाँ पर है y, तो इसको इधर लेके आइए, तो y dy हो गया। बाकी जितने बचे उसको दूसरी तरफ लेके जाइए, dt ऑलरेडी दूसरे साइड है। तो ये जो आपका इक्वेशन बन गया y dy इक्वल टू के आइस थीटा नॉट बाई रो LF एंड dt, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। और यही आपका यहाँ पर मेन गाइडिंग इक्वेशन हो जाता है। तो इसी इक्वेशन से आप गाइड कर सकते हैं जो भी आपको जरूरत के हिसाब से सिचुएशन दिया है उसको। अब जैसे पहली एक जरूरत के हिसाब से क्या सिचुएशन,
जैसे अगर आपको कह दे कि भाई जब आप लिमिट रखने की बात करेंगे और आप कहते हैं कि जब जीरो टाइम था, इनिशियल टाइम था, तो उस वक्त तो कोई थिकनेस बना नहीं होगा, तो जीरो पर जीरो, और कोई टी टाइम अगर लेते हैं तो टी टाइम पर थिकनेस आपका वाई बन चुका है, तो जीरो पर जीरो और टी पर वाई थिकनेस। तो इस तरह से आप लिमिट बिठा सकते हैं। कोई और कंडीशन देगा उसमें आपको लिमिट किसी और तरह से बिठाना हो, मान लीजिए बोलेगा T1 टाइम पे Y1 थिकनेस, T2 टाइम पे Y2 थिकनेस, तो उस हिसाब से फिर आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं मेन गाइडिंग इक्वेशन। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं गाइडिंग इक्वेशन, GUIDING, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगर आप याद रखोगे तो आपको किसी भी टाइप का कैसा भी सिचुएशन हो आप उसमें लिमिट पुट करके फाइंड कर सकते हो। तो ये गाइडिंग इक्वेशन हो गया मैम। चलिए, तो y dy और इधर से हो गया, तो y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सीधा सीधा। सो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखिएगा तो y यही रह जाएगा, और उसके बाद इधर आपका लिमिट से के साथ सॉल्व करिए तो t बन गया। अब ये जो इक्वेशन आपका आया उसके हिसाब से वाई स्क्वायर इक्वल टू देख सकते हैं, 2 इधर ले आइए, तो 2 k थीटा नॉट बाय रो एल एफ इंटू टी, या t इक्वल टू आप लिख सकते हैं तो रो एल एफ बाय 2 k थीटा नॉट इंटू वाई स्क्वायर। तो इससे क्या दिखता है, इससे हमें ये दिख रहा है कि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने में मदद कर सकता है, दैट इज वाई प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो ये देखिए एक वेरिएबल में पावर 2, दूसरे वेरिएबल में पावर 1, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसको देख के अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक एक्सिस पे वाई एक एक्सिस पे टाइम, तो जो बर्फ का लेयर यहाँ फॉर्म कर रहा है वो एक पैराबोलिक नेचर में आपका जाएगा, ये इस तरह से पैराबोला बनेगा। मतलब शुरू में तो बड़ी तेजी से बनेगा और बाद में जो होगा वो थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। ये ग्राफ का यही मतलब हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि शुरू में कम समय बीतेगा तो उसमें ज़्यादा बन गया, देख रहे हैं ना। अगर मैं इसको ठीक से और दिखाऊं तो आप देखिए शुरू में जैसे हमने इतना इंटरवल लिया, इतना इंटरवल लिया, तो उस समय थिकनेस देखिए आपका आइस का इतना बन गया, इतना थिकनेस आपका बन चुका है। और इतना ही इंटरवल अगर आप देखिए बाद में लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया, ऑलमोस्ट ये जितना है उतना ही आप इसको ले लीजिए, तो आइए जरा देखें यहाँ कितना बना उतनी देर में। ये देखिए ये वाला बना, देख सकते हैं ये वाला थिकनेस बना, तो काफ़ी कम बना, और शुरू में ही उतना देखिए इतना थिकनेस बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि नेचर कैसा होगा कि शुरू में बड़ी तेज़ी से आइस का फॉर्मेशन होगा, लेयर की थिकनेस बढ़ेगी शुरू में बड़ी तेजी से, लेकिन बाद में उतना ही समय अगर बीतता है, मान लीजिए ये 2 दिन का समय बीता और इतना थिकनेस बन गया, बाद में अगर 2 दिन का और समय बीतेगा तो उसमें उतना थिकनेस नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो उस इक्वेशन को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। फिर टी के हिसाब से लिखिएगा तो क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देख सकते हैं रो एल एफ इधर आ गया, 2 k थीटा नॉट ये सब इधर आ गया, सो टी प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ठीक। तो जो भी टाइम लगेगा थिकनेस को बनने में वो वाई स्क्वायर के हिसाब से लगेगा। तो इसको अगर 2 केस के लिए कंपैरिजन किया जाए, इसको और डिटेल में अगर समझना हो तो 2 केस के लिए अगर आपको कंपैरिजन किया जाए तो क्या कर सकते हैं, T2 बाई T1 अगर आप लिखते हैं तो फिर Y2 बाई Y1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो T2 अगर आपको फाइंड करना हो तो Y2 बाई Y1 का होल स्क्वायर इंटू T1 कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर आपको Y1 दे दूं, Y2 दे दूं, T1 दे दूं, मतलब Y1 T1 दे दूं और तो Y2 दे के T2 पूछ सकता हूं, तो वही काम हमने यहाँ इस टेबल में किया है 3 क्वेश्चन के थ्रू। फिर से सुनिएगा, Y1 दे दूं, T1 दे दूं, मतलब क्या हुआ कि आपको कह दूं कि 1 सेंटीमीटर का थिकनेस बना है कितनी देर में, 5 मिनट में। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई यहाँ पर जो माइनस थीटा नॉट की वैल्यू हो गई वो कुछ ऐसी हो गई कि आप ओवरऑल क्या पता करते हैं कि 1 सेंटीमीटर का थिकनेस बना है 5 मिनट में, तो आपको Y1 मिल गया, T1 मिल गया, और आपको फिर मैंने Y2 दे करके T2 पूछ लिया, Y2 दे करके और ये T2 पूछ लूंगा। तो सीधा सीधा इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का जवाब आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए इस टेबल को। और फिर इस टेबल में क्या हो रहा है, इस टेबल में आपको मैं डायरेक्ट थिकनेस ही दे रहा हूँ, y की वैल्यू दे रहा हूँ और t की वैल्यू बता दिया, एक केस में बता दिया कि 1 सेंटीमीटर बनने में ऐसा लगा था, तो 2 सेंटीमीटर में कितना लगेगा टोटल टाइम, और फिर 3 में कितना, 4 में कितना, तो चाहे तो उसको भी भर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करना है और इस टेबल को फिल करने की कोशिश करिए,
यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बच्चों, तो आई होप कि आपने किया होगा। तो देखिए मिलाते हैं। तो सॉल्यूशन पहला वाले का देखते हैं। क्या कहता है, कहता है कि y1 1 है, t1 5 है और y2 2 है। तो t2 फाइंड करना है। तो सीधा सीधा तो फार्मूला है आपके पास, t2 को करना है फाइंड। तो y2 अपॉन y1 स्क्वायर इंटू t1 पुट कर दीजिए। y2 हो गया आपका 2, y1 हो गया आपका 1, स्क्वायर किया और t1 की वैल्यू कहा 5। तो क्या हो गया 4 इंटू 5 मतलब 20 मिनट लग जाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का थिकनेस बनने में अगर 5 मिनट का समय लगा, तो 2 मीटर का थिकनेस बनने में लग जाएगा इसको 20 मिनट्स। ठीक है, इस तरह से जवाब हो गया। दूसरा नंबर देखिए, T2 y1 2, y2 8, तो 8/2 का स्क्वायर और क्या 8 मिनट का समय लगा। t1 इज 8 हो गया। सही किया, नहीं किया। y2 10 है ना, 10 रखो। y2 10, y1 2, तो 10/2 और उसके बाद उसका स्क्वायर इंटू 8। तो क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 8, तो कितना 200। यस 200, तो 200 मिनट लग जाएगा इसको। ठीक से लिखे 200 मिनट ऐसे काम करना है। ठीक है, फिर उसी तरह से नंबर 3, उसमें भी आप समझ सकते हैं। तो T2 निकालना था। तो y2 क्या है भाई, देखिए 6 सेंटीमीटर, y1 क्या है 4, स्क्वायर कर देंगे और t1 10। तो 2 से 3/2 का स्क्वायर 2 से कट किया और इंटू 10, 9/4 गुना 10। ठीक है, तो ये जो आ जाए, तो 2 से कट किया 45/2 मतलब 22.5, है ना, 22.5 मिनट इतना हो जाएगा। तो 22.5 यहाँ आ गया। तो आई होप कि आपने ये किया होगा और आप लोग का सही रहा होगा। चलिए, तो सही से समझ गए तो कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं ना। चलिए, अब जरा उधर वाले को भी काम करना था, उसको भी देख लीजिए। वो आपको डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन था, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो आप उसमें, आप कह रहे हो उसमें कि 1 सेंटीमीटर बनने में 5 मिनट का समय लगा, तो 2 सेंटीमीटर बनने में कितना लगेगा, 3 सेंटीमीटर बनने में कितना लगेगा, 4 सेंटीमीटर बनने में कितना लगेगा, एक ही सिचुएशन। तो देख लीजिए कैसे करना था। 1 सेंटीमीटर बनने में 5 मिनट लगा, तो 2 सेंटीमीटर बनने में, तो आपने यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से तो उसको भी हम इस फार्मूला से तो बना ही सकते हैं, है ना, उसको भी इस फार्मूला से बना सकते हैं। आपके लिए देखिए y1 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, और y2 हो जाएगी एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, समझे। तो देखिएगा, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 4 आपका हो गया, y1 हो गया 1 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लो, और t1 हो गया 5 मिनट, ऐसे समझ लो। और अब y2 आपको कह रहा है 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो t2 क्या होना चाहिए, है ना। तो फिर से चला गया ना उस फॉर्मूले पर, तो बस बिठा दो y2/y1 2/1 का स्क्वायर और इंटू t1, तो 5। तो क्या हो गया 4 इंटू 5 तो 20 मिनट। तो ये तो देखो यही वाला हो जाएगा ना, ये वाला इस तरह से 1 सेंटीमीटर बना था 5 मिनट में। आपसे पूछ रहा है कि 2 सेंटीमीटर बनेगा कितना मिनट में, तो वही चीज़ है। यहाँ पर निकल गया ये 20 मिनट, तो यहाँ पर आपको 20 फिल करना था। अब देखिए 3, तो उसी सिचुएशन के अनुसार 3 करना है। तो अभी y2 की वैल्यू सिर्फ 3 हो जाएगी, तो y2 की वैल्यू नेक्स्ट में आ गया क्या 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5
45, और तो कहीं चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो गया 45 मिनट। अब फिर ये y2 की वैल्यू 4, यहाँ पे रख देना है 4 टाइम्स, यहाँ पे हो गया 4, तो 4 हो गया 16 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 80 मिनट्स। समझे इस चीज को? तो यहाँ पर इस तरह से करना था। 1 सेंटीमीटर का थिकनेस बनने में 5 मिनट लगा, तो 2 सेंटीमीटर बनने में लग गया 20 मिनट, 3 सेंटीमीटर बनने में लग जाएगा 45 मिनट, 4 सेंटीमीटर बनने में लग जाएगा टोटल 80 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला काफ़ी काम का हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लेक। तो ये आप अच्छे से समझ लो, और फिर इसमें लास्ट में 1-2 स्टेटमेंट है उसको भी समझ लेते हैं जो उसी टेबल से आ जाएगा। आए बच्चों, अब यहाँ पर एक और छोटा सा डिस्कशन रह गया, कंप्लीट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इसी एग्जांपल को ले लिया कि आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर का थिकनेस बनने में 5 मिनट का समय लिया। तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है और ये बनने में हमारा 5 मिनट का समय गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर हमने और ले लिया, तो टोटल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि 2 सेंटीमीटर का ये थिकनेस हुआ। इसमें हमने क्या देखा, 20 मिनट का समय लगा, मतलब यहाँ से यहाँ होने में कितना समय लग गया, 20 मिनट का समय लग गया। तो ये बताओ कि ये जो नेक्स्ट लेयर 1 सेंटीमीटर का बना है, नेक्स्ट उसको बनने में कितना लग गया। तो 5 मिनट तो पहले 1 सेंटीमीटर में बना था, और फिर टोटल लगा है 20, तो ये वाला हो गया 15, है ना। तो नेक्स्ट लेयर जो लगा है वो 15 मिनट में बना है। तो पहला 1 सेंटीमीटर का लेयर, तो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर थिकनेस बनने में लगा हमको 5 मिनट, लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट तो सेकेंड कर दो, तो सेकेंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस जो बना है, सेकेंड एक अभी कितना निकाला उसको 15, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक होने में टोटल 20 और यहाँ से यहाँ तक में 5, तो ये जो बच गया वो कितना निकलेगा, ये यही निकलेगा ना 15। ठीक है, तो वो क्या हो गया 15 मिनट। अब फिर एक नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, मतलब थर्ड इक्वल थिकनेस यहाँ 1 सेंटीमीटर की बात हुई, 1 सेंटीमीटर का थिकनेस अगर आप देखोगे तो उसको बनने में कितना लगेगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। तो टोटल लगा था 45, 2 सेंटीमीटर तक आने में 20, तो इसमें से माइनस कर देना है। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20 25, तो 25 मिनट। समझ रहे हैं? ऐसे ही फोर्थ 1 सेंटीमीटर का जो थिकनेस होगा उसमें बात करिए, तो 80 माइनस 45, क्योंकि 3 सेंटीमीटर तक आने में 45 मिनट लग चुका था। अब अगला 1 सेंटीमीटर बनने में इसको 45 से 80 जाना है, तो 80 माइनस 45 कितना हो गया 35 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपसे कभी कभी बोलेगा कि इक्वल थिकनेस बनने में जो समय लग रहा है उस समय का रेशियो जरा बताइए। तो इनके जो रेशियोज अगर आप लेंगे, मतलब इसको मान लो अगर आपने कहा डेल्टा T1, इसको कहा आपने डेल्टा T2, इसको कहा आपने डेल्टा T3, और इसको कह दो अगर डेल्टा T4, तो क्लियरली यहाँ पे डेल्टा T1 इज टू डेल्टा T2 इज टू डेल्टा T3 इज टू डेल्टा T4 इक्वल टू एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आप देते हैं तो 5, 15, 25, 35 इस तरह से चलेगा। तो इसको कैंसिल करिए ना, 5 हटाइए, तो 1, 3, 5, 7 देख रहे हैं। तो इस तरह से वो आपका आता चला जाएगा, आगे वैल्यू होगी तो आता चला जाएगा। तो 1, 3, 5, 7 इस तरह के टाइम रेशियो के साथ आता है। तो इक्वल थिकनेस आपका फॉर्मेशन होना है, तो वो जो करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड टाइम होगा वो 1, 3, 5, 7 के साथ चलेगा। फर्स्ट थिकनेस के लिए जितना लगा है, सेकंड उतना ही थिकनेस के लिए उसका 3 गुना लग जाएगा, थर्ड उतना ही थिकनेस बनेगा तो फर्स्ट का 5 गुना लग जाएगा, नेक्स्ट उतना ही लेवल का बनना है तो फर्स्ट का 7 टाइम्स लग जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इससे इस बात का आपका पता चलता है, क्लियर होता है ये चीज। ओके, ये टाइम इंटरवल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेम थिकनेस ऑफ आइस लेयर, तो वो जो रेशियो चलता है वो 1, 3, 5, 7 इस तरह से आपका
रेशियो चलता है। ठीक, चलिए अब एक और लास्ट थिंग रह गया, जैसे कि अगर आपको बोलेगा कि y1 से y2 थिकनेस के लिए गया है, तो हमने एक इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर 2, तो उस पर बात करते हैं और फिर इंटीग्रेशन के हिसाब से वहाँ भी देख लेते हैं फटाफट एक इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, तो हमें पता था इक्वेशन 2 जो आपने बनाया था, उसमें इंटीग्रेशन रखने से पहले, लिमिट रखने से पहले देखिए y dy इक्वल टू के आई थीटा नॉट बाय रो एल एफ इंटू डी टी, यही था। तो अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स कर रहे हैं। इस बार हम लोग लिमिट थोड़ा पहले से अलग रखेंगे। पहले क्या किया था, 0 और t के बीच इधर गया था, तो 0 से y के बीच यहाँ लेके गए थे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि t1 टाइम पे ऑलरेडी y1 थिकनेस बन चुका है और t2 टाइम पे थिकनेस y2 फॉर्म हुआ है, इनके बीच में देखना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर हो गया y स्क्वायर y2, y1 से y2, और ये हो गया के आई थीटा नॉट रो एल एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t एंड अपर लिमिट t2, लोअर लिमिट t1। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के आई थीटा नॉट रो एल एफ, और यहाँ क्या होगा t2 माइनस t1। ठीक है, बस यही चीज़। तो ये इसको आप कुछ टाइम इंटरवल कह दीजिए, डेल्टा टी कह दीजिए, जैसे यहीं पर के आई थीटा नॉट रो एल एफ, और ये कह दिया मैंने टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस t1, अंडरस्टूड है। तो आपका जो डेल्टा टी बन गया वो क्या बन गया, ये सब इधर आ जाएगा, रो एल एफ यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय ये चीज़ नीचे आ जाएगी, और पहले से नीचे में 2 है, तो 2 के आई थीटा नॉट, और ये चीज़ यहाँ पे y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम इंटरवल y1 से y2 बनने में जो अगर कभी आपसे पूछे तो यही हो गया क्या, रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द formation of ice layer from thickness y1 to y2, है ना। ऑलरेडी y1 से y2 बनने में जो समय लगेगा, जो टाइम इंटरवल लगेगा, उसके लिए मतलब जैसे क्या कहते हैं, शुरू में बोल दिया जैसे कि 2 सेंटीमीटर का बन चुका है, अब 2 से मान लीजिए 4 होने में कितना समय लगेगा, 2 से 4 होने में अब अगर कितना समय लगेगा, अगर मेरे को ये डेटा पता है तब तो ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि सीधा सीधा ये इधर का कोई डेटा पता नहीं है, तो उसके बदले में आपको रो वैल्यू, एल वैल्यू, के आई थीटा नॉट ये सब दे देगा, तो फिर वहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। एक वैल्यू आपकी 4 हो गई, एक वैल्यू आपकी 2 हो गई, और उस हिसाब से आप अपना पुट करें और सॉल्व करें। ठीक है, तो ये सब है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये इक्वेशन बन गया, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो, है ना, एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला भी आपको कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में हेल्प कर देगा। तो चलिए बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो ट्रांसमिशन का जितना भी थ्योरी पार्ट था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इस पर आधारित होते हैं कंडक्शन पर, तो उसको हम लोग करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।